हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एसएचई या एनएचई भी हमने उसको कहा था। उसकी सहायता से हमने विभिन्न जो अर्ध सेल थे उनके मानक विभव ज्ञात की थी। तो उसमें अपने को कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे सांद्रता उसकी है स्थिर नहीं रहती है, उसका ताप गुणांक है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए हमने एक दूसरा सेल तैयार किया है एसएचई के बाद में। आज अपन पढ़ेंगे मानक वेस्टर्न सेल। इसमें वो सभी समस्याएं नहीं होंगी, जैसे उत्क्रमणीय भी अधिक होता है, सांद्रता के भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। और सबसे मेन बात, इसका जो ताप गुणांक है वो बहुत ही कम होता है। यानी अगर टेम्परेचर में परिवर्तन होता भी है थोड़ा बहुत, तो इस सेल पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है, 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट पर केल्विन। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो विभव में मात्र 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट का फर्क पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। और ये जो मानक वेस्टर्न सेल होता है, इसका कमरे के ताप यानी कि 298 केल्विन पर इसका विभव 1.01 वोल्ट होता है, 298 केल्विन ताप पर। तो चलिए देखते हैं मानक वेस्टर्न सेल किस प्रकार का होता है, इसकी बनावट, कार्य प्रणाली। ये एच साइज का होता है, देखिए इस प्रकार का होता है। इस टाइप का बना हुआ होता है, कांच की नली से बना हुआ होता है। दोनों तरफ ये दोनों इक्वल साइज होती हैं। ये प्लेटिनम के तार इसमें फ्यूज, इलेक्ट्रोड फ्यूज किए हुए हैं और ये वायर बाहर निकल रहा है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ये इस साइड में अपन बनाएंगे एनोड और ये इस साइड में बनाएंगे इसका कैथोड। मानक वेस्टर्न सेल इस तरह का एच शेप में बना हुआ होता है। इलेक्ट्रोड है वो दोनों हमने प्लेटिनम के वायर जोड़ने के लिए केवल किसके लगा दिए, प्लेटिनम के लगा दिए। वैसे ये मरकरी और कैडमियम का बना हुआ होता है, तो इसको आप कैडमियम सेल भी बोल सकते हैं, सीडी सेल भी, कैडमियम सेल इसी का नाम होता है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बनावट में सेल में क्या ध्यान में रखना होता है, केवल ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि उसका एनोड किसका बना हुआ होता है, कैथोड किसका बना हुआ है और विद्युत अपघट्य कौन सी यूज में लेने, बस ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है। फिर कार्य प्रणाली फिक्स होती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर हमेशा अपचयन अभिक्रिया होती है। बस सेल कंप्लीट हो गया। इतनी ही चीजें होती हैं सेल में केवल। तो देखिए इस सेल के अंदर देखते हैं। इस सेल के अंदर जो एनोड है, आपको ध्यान रखना है, कैडमियम अमलगम का बना हुआ होता है एनोड। ये यहां पर मैं एनोड इसमें पढ़ देता हूं, कैडमियम अमलगम। अमलगम आप जानते होंगे, ये मैंने यहां पर कैडमियम अमलगम ये भर दिया है, जो कि किसका काम करता है, एनोड का कार्य करेगा। कैडमियम अमलगम आप जानते होंगे, जैसे कैडमियम धातु, किसी भी धातु को, केवल एक मरकरी धातु के अतिरिक्त बाकी की जो सॉलिड धातुएं होती हैं, उसमें से अगर किसी भी धातु को, लिक्विड धातु जो होती है मरकरी, उसके साथ में घोल करके अगर उसकी मिश्र धातु तैयार कर ली जाए, तो जो पेस्ट तैयार होता है, मिश्रण, मिश्र धातु बनती है, उसी को अमलगम बोलते हैं। जैसे मैं मरकरी में सोडियम धातु घोल दूं तो उसको सोडियम अमलगम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कैडमियम होता है, कैडमियम अमलगम, कैडमियम आपको 12.5% घोलना होता है, बाकी का शेष मरकरी होता है। तो कैडमियम अमलगम का तो इसमें क्या बना हुआ है, एनोड बना हुआ होता है। और कैथोड बना हुआ होता है मरकरी का। यानी इधर मैं क्या भरूंगा, इसमें ये इसमें हमने भर दिया मरकरी। एनोड बना हुआ है कैडमियम अमलगम का, कैथोड बना हुआ है केवल मरकरी का। अब बात करते हैं दोनों के पेस्ट यानी विद्युत अपघट्य की। तो दोनों तरफ विद्युत अपघट्य भर देते हैं। जो एनोड है कैडमियम अमलगम का बना हुआ है, यहां पर हम विद्युत अपघट्य भरते हैं कैडमियम सल्फेट CdSO4। ये होता है इसका कंप्लीट सूत्र, CdSO4.8/3H2O, ये इसका कंप्लीट सूत्र होता है। तो इसका सॉल्यूशन भरेंगे, इसमें दोनों तरफ कंप्लीट, ये मान लीजिए ये भर दिया, कंप्लीट भर देंगे। उससे पहले दोनों के विद्युत अपघट्य, और ये जो कैडमियम सल्फेट का विलयन भरेंगे हम, ये विलयन हमेशा संतृप्त विलयन होना चाहिए। कैडमियम सल्फेट का कैसा विलयन भरेंगे, संतृप्त विलयन। संतृप्त रखने के लिए देखिए अपन इसमें क्या करते हैं,
ये एनोड हो गया कैडमियम अमलगम का, मरकरी का क्या हो गया कैथोड। यहां पर हम थोड़ा ठोस कैडमियम सल्फेट, ये तो लिक्विड है, जलीय विलयन है, और यहां पर मैं थोड़ा सा ठोस भर देता हूं, ये भर दिया मैंने ठोस कैडमियम सल्फेट, और ऊपर ये विलयन। अब इसकी सांद्रता, ये हमेशा संतृप्त विलयन रहेगा। अगर इसमें कैडमियम सल्फेट, जल में कैडमियम सल्फेट की मात्रा कम भी होगी, सांद्रता कम भी होगी, तो यहां से कैडमियम सल्फेट और उड़ जाएगा इसमें। यानी जो विलयन हमने लिया है इस बार विद्युत अपघट्य का विलयन, वो सदैव संतृप्त बना रहेगा। ये हो गया एनोड, ठीक है। इसे कैथोड होगा, मरकरी का कैथोड हो गया Hg2SO4। ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कैडमियम सल्फेट है, वैसे उधर मरकरी सल्फेट ले लेंगे, जैसे डेनियल सेल में लिया था। जिंक की तरफ जिंक सल्फेट, दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट, वैसे दोनों के हमने सल्फेट ले लिए। ये बढ़ दिया मैंने मरकरी सल्फेट। अब इसमें यहां पर देखो ठोस कैडमियम सल्फेट भरा है, तो हमने ये कहा कि ये विलयन को हमेशा संतृप्त बनाए रखता है, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा हम उस तरफ भी भर देते हैं। अगर इधर से सांद्रता कम होती है तो इस साइड से भी जो कैडमियम सल्फेट है, ये कैडमियम सल्फेट बोल दिया मैंने इधर भी, तो ये क्या होगा इस विलयन में, यहां से घुल जाएगा और विलयन हमेशा संतृप्त बना रहेगा। ये हो गया मानक वेस्टर्न सेल की बनावट। इस प्रकार का बना होता है मानक वेस्टर्न सेल, या इसको आप बोल सकते हैं कैडमियम सेल, या फिर इसको कैलोमल सेल का नाम भी दिया जाता है। ये जो मर्क्यूरी का आपने सल्फेट भरा है, इसको कैलोमल पेस्ट बोलते हैं इसको, इसलिए इस सेल का एक दूसरा नाम और होता है कैलोमल सेल। ये इसकी बनावट, सीधी सी बनावट है, दोनों तरफ प्लेटिनम की, ये प्लेटिनम के वायर लगे हुए हैं, दोनों तरफ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एनोड, सबसे पहले देखिए एनोड किसका बना हुआ होता है। सबसे पहले हमने एनोड की तरफ भरा है कैडमियम और मरकरी का मिश्रण, यानी कैडमियम अमलगम, जिसमें कैडमियम कितना है 12.5। उसके ऊपर हमने ठोस कैडमियम सल्फेट भर दिया। कैथोड की तरफ आइए, इधर हमने मरकरी भरी है, ऊपर कैलोमल पेस्ट यानी मरकरी का सल्फेट भर दिया है, और उसके ऊपर थोड़ा कैडमियम का सल्फेट भी भर दिया। और उसके बाद में यहां तक दोनों को भरने के बाद में ऊपर का जो पोर्शन बच गया, इसमें कैडमियम सल्फेट का संतृप्त जलीय विलयन कंप्लीट रूप से पूरे में फुलफिल कर दिया गया। यह है मानक वेस्टर्न सेल की बनावट, इस प्रकार का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की, ये काम कैसे करता है। जैसे आपने इसके दोनों वायर मान लीजिए यहां से जोड़ लिए, तो इसमें जब रिएक्शन होती है तो एनोड और कैथोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये है अपने पास में एनोड, ये बना हुआ है CdSO4 और CdHg का। तो एनोड पर आप कौन सी रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी यहां पर तो होगा कैडमियम का ऑक्सीकरण और वहां पर होगा मरकरी का अपचयन। कैडमियम का ऑक्सीकरण कर देते हैं, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये लीजिए हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे डेनियल सेल में थी ठीक वैसे ही है, Zn से बना था Zn+2, यहां पर कैडमियम से बन गया Cd+2, सीधी सी रिएक्शन। कैथोड, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच गए, एनोड से कहां जाते हैं कैथोड पर। कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कौन सी विक्रिया होती है, अपचयन। ये तो कौन सी विक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर कौन सी होती है, अपचयन। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन करेगा, अब यहां पर देखिए ये अपने पास में Hg2SO4 और ये Hg, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर सकता है, Hg2SO4 का Hg। SO4 पर हमेशा -2 होता है, तो इधर +2 होगा, और 2 Hg है तो दोनों Hg पर +1, यानी यहां पर Hg की ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगी। इधर SO4 -2 है तो Hg पर +2 होगा, और 2 Hg है तो दोनों पर +1 होगा। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, यहां पर Hg, ये ग्रहण करेगा Hg2SO4 +2 इलेक्ट्रॉन। तो वो दोनों के दोनों, ये +2 है ये -2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, Hg। तो ये दोनों Hg ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्लस से कैसे हो गए हैं, उदासीन। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये उदासीन हो गया, और ये सल्फेट हो गया अलग, प्लस SO4 -2।
ये हो गई मानक वेस्टर्न सेल की रिएक्शन, एनोड की और कैथोड की। दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो कंप्लीट सेल की विक्रिया हो जाएगी। देखिए दोनों विक्रियाओं को जोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, विकारक में बच गया कैडमियम प्लस Hg2SO4, बन गया क्या Cd+2 2Hg और एक SO4 प्लस एक बच गया Cd+2 प्लस SO4-2। या फिर आप इन दोनों को जोड़ करके भी लिख सकते हैं एक साथ, +2 -2 जुड़ जाएंगे ये दोनों, तो आप इसकी जगह अगर चाहें तो लिख सकते हैं CdSO4। ये हो गई मानक वेस्टर्न सेल के एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, और ये हो गई कंप्लीट सेल की, टोटल सेल की रिएक्शन, यानी समग्र रिएक्शन। ये मानक वेस्टर्न सेल हो गया, बनावट हो गई और उसकी हो गई कार्यप्रणाली। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मानक वेस्टर्न सेल है इसकी सहायता से हम ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कल हमने पिछले वीडियो में एसएच के बारे में पढ़ा, तो फिर हमने ये भी देखा कि एसएच या एनएच है उसकी सहायता से किसी दूसरे सेल का विभव या मानक विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो ठीक वैसे आज हमने मानक वेस्टर्न सेल बनाया, तो इस मानक वेस्टर्न सेल की सहायता से किसी दूसरे अज्ञात सेल का विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ईएमएफ का मापन कैसे करेंगे, ये देखते हैं। मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा किसी अज्ञात सेल के विभव ज्ञात करने की जो विधि है ये पोगेनडार्प संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना है, मानक वेस्टर्न सेल से किसी अज्ञात सेल के का विभव ज्ञात करने की जो विधि है वो पोगेनडार्प संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। सिद्धांत ये है कि अगर किसी सेल के विभव, मान लीजिए कोई एक सेल है अपने पास में और उसका जितना विभव है ठीक वैसा ही अपने पास में एक दूसरा सेल है, किसी सेल के विभव के समान जितना विभव इस सेल का है उतने ही विभव का अपने पास में एक दूसरा सेल और है, इन दोनों सेलों का विभव क्या है, बराबर है। अब अगर हम किसी परिपथ में इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जोड़ दें, जैसे इस सेल को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया कि धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, और दूसरे को इसके विपरीत दिशा में अगर ऐड कर दें और विभव अगर दोनों का बराबर हो तो परिपथ में धारा का प्रवाह है बंद हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का प्रतिरोध करेंगे। दो बराबर विभव वाले सेलों को अगर एक दूसरे के अपोजिट जोड़ दिया जाए, सेलों का विभव बराबर है और अगर एक दूसरे के अपोजिट जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाह है बंद हो जाती है, क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे के विभव को निरस्त कर देते हैं। यह है पोगेनडार्प का संपूरक सिद्धांत, जो कि हम अभी काम में लेने वाले हैं। चलिए देखते कैसे काम में लेते हैं इसको। इस सेल की सहायता से अपन, ये अपने पास में कोई सेल है, मान लो अज्ञात सेल है, इस सेल का विभव ज्ञात करेंगे किससे के द्वारा, मानक वेस्टर्न सेल। ये मान लो अपना मानक वेस्टर्न सेल है, इसको नाम दे देता हूं मैं एस, ये कोई अज्ञात सेल है एस। इस अक्ष का विभव ज्ञात करना है इस मानक वेस्टर्न सेल से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये है अपने पास में विभव मापी। विभव मापी में होता क्या है, विभव मापी आपने जैसे फिजिक्स के लैब में जब आप जाएंगे तो उस समय आप देखेंगे, और ये भी प्रैक्टिकल भी आपके फिजिक्स में शायद होगा। विभव मापी एक बड़ा सा इस तरह से लकड़ी का बना हुआ होता है, उस पर एक तार बंधा हुआ रहता है 1 मीटर लंबा, और पास में एक स्केल लगी हुई रहती है। ये देखो यहां से यहां तक एक तार बंधा हुआ है, इसको मान लेता हूं मैं बिंदु ए और ये है बिंदु बी, और ये इसके पास में मान लो यहां पर स्केल लगी हुई है, ठीक है। ऐसा होता है विभव, बस इतना होता है, एक लकड़ी का लंबा सा फट्टा होता है, उसके ऊपर एक तार बंधा हुआ होता है और एक स्केल लगी हुई रहती है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो सेल है जिसका विभव ज्ञात करना है, इसके पॉजिटिव प्लस वाले सिरे को मैं यहां जोड़ देता हूं ए से, और इसके भी प्लस वाले सिरे को मैं जोड़ देता हूं यहां पर पॉइंट ए से। इसके लिए आपको एक दूसरा, एक बड़ी अन्य सेल और लेना पड़ेगा, दूसरी बैटरी लेनी पड़ेगी। ये मैंने एक दूसरी बैटरी और ले ली। दूसरी बैटरी जो आप लें उसका विभव इस अक्ष और एस सेल की तुलना में थोड़ा अधिक होना चाहिए, ज्यादा विभव वाला सेल होना चाहिए,
ये मान लीजिए कोई भी आपके पास में XYZ सीसा संचायक सेल है, कोई भी बैटरी है, इस बैटरी का एक वायर आप इधर जोड़ेंगे और ये दूसरा वायर जोड़ दिया मैंने यहां पर, ठीक है। यानी इस जो मीटर स्केल थी अपनी, इस पर भी ये एक बैटरी जुड़ चुकी है। ये दूसरे अज्ञात सेल है, ये तीसरा मानक वेस्टर्न सेल है। इससे यहां पर आप लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, जो आपको धारा की दिशा बताएगा कि परिपथ में धारा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है। और उसके आगे यहां पर आप एक जोड़ देंगे जो कि एक अपना जो पेन होता है, ठीक पेन की तरह ही होता है, जो कि ठीक इसी तरह से होता है जैसे पेन की अंदर रिफल है, उसके अंदर लोहे की रोड होती है जिसमें यहां पर तार बन जाता है और फिर आगे इसका नोक निकला हुआ रहता है। तो आप जैसे ही जोकी की सहायता से आपको मान लीजिए वायर को यहां पर जोड़ना है, तो आप जैसे यहां टच करेंगे तो वो ये जो सेल है यहां पर जुड़ गया, इससे इस तरह से जोड़ने के लिए काम में आता है। मतलब कहीं पर भी अगर आपको औपचारिक थोड़ी सी देर के लिए जोड़ना है, उस स्थिति में अपन जोकी को काम में लेते हैं, पेन की तरह ही होता है, ठीक है। इसे सर्पी संपर्क भी कहा जाता है, यानी आपको जोड़ना है सर्पी संपर्क या जोकी जोड़ना है, ठीक है। ये जोकी जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, इस जोकी को, जो पेन है उसको इस वायर पर रखना है। तो वायर पर जैसे ही आप रखेंगे तो यहां गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। विक्षेप कोई सी भी दिशा में आ सकता है, उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा इन दोनों पर क्योंकि अभी ये सेल तो अभी देखो परिपथ में जुड़ा ही नहीं है ना, ये दोनों जुड़े हुए हैं परिपथ में, तो ये तो परमानेंट जुड़ गया और इसको आपने जैसे जोकी को यहां टच किया तो ये भी जुड़ गया। तो अब दोनों में से विभव ज्यादा का कौन से, इस बैटरी का विभव इतनी दूर में और ये जो सेल है इसका विभव इतनी दूर में। ज्यादा विभव कौन से का उस पर डिपेंड करेगा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कौन सी दिशा में आएगा। आपको क्या करना है, ये जो आपने पेन यहां पर रख लिया है, इस पेन को इसके ऊपर रगड़ना है इधर उधर, और रगड़ करके आपको करना क्या है, इस गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है उसको जीरो करना है। गैल्वेनोमीटर की सुई सीधी रह जानी चाहिए। अगर इस सेल का विभव ज्यादा आ रहा है तो आप इसको खिसका लेंगे और धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको खिसकाते खिसकाते मैं जब इसको यहां पर लेके आया तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो गया। इसका मतलब ये हो गया अब इस बैटरी का और इस अज्ञात सेल का दोनों के विभव बराबर हो गए। इस बैटरी का विभव बिंदु ए से बी और इस अज्ञात सेल एक्स का विभव बिंदु ए से मीटर स्केल की सहायता से माप लीजिए। इस बिंदु को मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं डी। तो जो अज्ञात सेल एक्स है उसका विभव बिंदु ए से डी। उसके बाद में अपने को क्या करना है, इसको परिपथ में से निकाल देना है। इसको वायर को अपन यहां से खोल देंगे और अब इधर जोड़ देंगे वायर को। ये इसको खोल दिया मैंने, ठीक है। इसको भी यहां से हटा लीजिए। अब अज्ञात सेल एक्स है, ये परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, बैटरी और अपना मानक वेस्टर्न सेल जुड़ा हुआ। आपको वही प्रक्रिया दोबारा से दोहरानी है। उसी तरह से सेम वैसे ही आप जोकी को दोबारा से, ये जोकी को इस पर रखेंगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखेंगे और इसको इधर उधर खिसकाएंगे। और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना करना है, आपको शून्य करना है। मान लीजिए इस बार आपने जोकी को जब यहां पर रखा, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं डी डैश, तब गैल्वेनोमीटर में जीरो विक्षेप हो गया। जीरो विक्षेप होने का मतलब मानक वेस्टर्न सेल का विभव है ए डी डैश और बैटरी का विभव ए बी, ठीक है। अब अपन ये जो अज्ञात सेल एक्स है इसका विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। कैसे, अज्ञात सेल एक्स का विभव बिंदु ए डी के बराबर होना चाहिए और मानक वेस्टर्न सेल एस का विभव बिंदु ए डी डैश के बराबर होना चाहिए। तो इस सेल का विभव मैं मान लेता हूं, विभव को अपन ई के द्वारा लिखते हैं, तो एक्स सेल के विभव को मैं मान लेता हूं ई एक्स और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, बिंदु ए डी के बराबर होनी चाहिए। और सेल एक्स का एस का विभव मैं मान लेता हूं ई एस और ये किसके बराबर होना चाहिए, बिंदु ए डी डैश के बराबर होना चाहिए। तो अब अपन ये लिख सकते हैं कि ई एक्स अपॉन ई एस बराबर किसके हो जाएगा, ए डी अपॉन ए डी डैश के हो जाएगा। तो यहां से आप इस सेल का विभव जो ई एक्स है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ई एक्स बराबर ए डी अपॉन ए डी डैश इंटू ई एस। ए डी का मान आपके पास में यहां पर है, मीटर स्केल से नाप लीजिए।
बटे 80 डेज का मान भी मीटर स्केल से माप लीजिए। और ES इस सेल का विभव, मानक वेस्टर्न सेल का विभव, जो कि हम जानते हैं 0.01 वोल्ट। तो इस तरह से आप किसी भी अज्ञात सेल का विभव यहां पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह है पोगेल-डार्क संपूरक सिद्धांत पर आधारित है कि जैसे ही आपने इस जोकी को यहां पर रखा तो उस सेल, ये जो बैटरी है, इसका विभव और इस मानक वेस्टर्न सेल का विभव बराबर हो गया यहां पर। इसलिए गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप आया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में या परिपथ में उस समय किसी प्रकार से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, धारा प्रवाह बंद हो गया। इसलिए इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, ये एकदम से इजी सा है, बस आपको ये थोड़ा सा ये परिपथ का चित्र ध्यान में रखना है। ये विभवमापी है, बिंदु AB विभवमापी का तार है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये मीटर स्केल लगी हुई है, ये कोई अदर बैटरी है। ये अपना मानक वेस्टर्न सेल, ये सॉरी मानक वेस्टर्न सेल ये रहा, ये अज्ञात सेल है। दोनों को ध्यान रखिए, एक साथ नहीं जोड़ना है। इसको डैश डैश का मतलब इसको हमने नहीं जोड़ रखा है, मानक वेस्टर्न सेल को जोड़ रखा है। डैश डैश का मतलब ये नहीं जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, इस तरह से, ठीक है। ये जो विभवमापी है AB विभवमापी पर बंधा हुआ 1 मीटर लंबा तार है। ये जो वायर है ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ होता है, ये ध्यान में रखना आपको। प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातुओं से बना हुआ ये तार कठोर तार होता है। एक तो ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज, यहां पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ तार लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना कठोर तार, इसकी जगह पर अदर कोई तार जैसे कॉपर का तार या अन्य किसी धातु का तार नहीं यूज में ले सकते? नहीं, यहां पर अपने को यही तार लगा हुआ रहता है। इस विभवमापी पर यही काम में लेना होता है। क्यों काम में लेना होता है? इसका कारण है, देखो, एक तो ये तार बहुत ज्यादा कठोर होता है, तो आप इस पर जोकी को अगर बार बार रगड़ेंगे, देखो अभी हमने इस पर रख करके जोकी को बार बार रगड़ा था गैल्वेनोमीटर में विक्षेप को शून्य करने के लिए, तो इस पर अगर आप जोकी को रख करके बार बार रगड़ेंगे तो ये तार बहुत ही कठोर होता है और बार बार रगड़ने से ये घिसेगा नहीं। अगर अदर कोई तार है उस पर आप जो सर्पी संपर्क को रगड़ेंगे तो वो घिस करके पतला हो जाएगा, यानी उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। लेकिन ये कठोर होने के कारण इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रहता है। बार बार जोकी को रगड़ने से भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखना, इतना कठोर होता है कि इस पर आप सर्पी संपर्क को चाहे कितनी भी बार जोर से रगड़े, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2, दूसरा इसका कारण यह है कि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। उच्च प्रतिरोध वाला मिश्र धातु होता है। प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण हम अज्ञात सेल और मानक वेस्टर्न सेल को इस 1 मीटर लंबे तार पर आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अगर यहां पर न्यून प्रतिरोध वाले किसी धातु से बना हुआ तार यूज में लेंगे तो उसके लिए 1 मीटर लंबे तार पर इनको उस बैटरी के साथ में इनको संतुलित करना संभव नहीं होगा और अपने को और भी ज्यादा लंबे वायर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहां पर उच्च प्रतिरोध वाला वायर होना चाहिए और प्लेटिनम इरिडियम जो मिश्र धातु का तार है इसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है, अतः हम इसका उपयोग यहां पर करते हैं। तो इससे संबंधित आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, किसका बना हुआ होता है? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बना हुआ एक कठोर तार होता है। इसकी 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रहता है और नंबर 2, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ये इससे संबंधित चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मानक वेस्टर्न सेल इसी के साथ में कंप्लीट हुआ। मानक वेस्टर्न सेल बना हुआ कैसा होता है? एच शेप में बना हुआ होता है। एनोड कैडमियम मरकरी का, कैथोड मरकरी का। फिर उसकी कार्य प्रणाली काम कैसे करता है? एकदम से जिसका एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, कैथोड पर हमेशा अपचयन। उसके बाद में उससे किसी दूसरे सेल का विभव कैसे ज्ञात करें? पोगेल-डार्क संपूरक सिद्धांत की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये सिद्धांत क्या है? अगर किसी परिपथ में 2 बराबर विभव वाले सेलों को जोड़ दिया जाए विपरीत दिशाओं से, तो उस स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। और ईएमएफ का मापन मानक वेस्टर्न सेल से करने का ये सीधा सा तरीका है। विभवमापी से संबंधित ये 2-3 चीजें आपको और अलग से ध्यान में रखनी। इसी के साथ में अपना जो मानक वेस्टर्न सेल है ये कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मानक वेस्टर्न सेल कंप्लीट हुआ। बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे। सेल से संबंधित अन्य जो चीजें हैं वो जैसे गिब्स ऊर्जा वगैरह है, अगले वीडियो में अपन शेयर करेंगे। धन्यवाद।